नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने आज एक टॉपिक लिया है जिसमें है, मैंने कल आपको बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना। और देखो, वायुमंडल की संरचना से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चयन किया है। और वायुमंडल की जो संरचना है, इसमें सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि इस ब्रह्मांड में अगर हम दो तीन चीजें देखते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। अगर हम उसको देखें तो हम छठी क्लास में थे तब वायुमंडल की परिभाषा हमको बताई गई थी कि पृथ्वी के बाह्य आवरण जो है या उसके आसपास फैले हुए वातावरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जिसमें तमाम प्रकार की गैसेस वगैरह और ये सब है। तो वायुमंडल में जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले वो बनते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों का प्रतिशत कितना है। तो कई बार आया है ये क्वेश्चन, आप पीएससी प्री की 12 या 11 की एग्जाम का पेपर उठा के देखना, उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रखा है। तो देखो, सबसे पहले तो ये वायुमंडल जो है, वायुमंडल पृथ्वी के बाह्य आवरण को हम, पृथ्वी के आसपास फैले हुए बाह्य आवरण को हम वायुमंडल की मतलब वो बोलते हैं। और उसमें तमाम प्रकार की गैसेस और ये पाई जाती है, इसी को वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में एक चीज और ध्यान रखना कि हम तीन पार्ट देखते हैं, स्थलमंडल देखते हैं, वायुमंडल देखते हैं और जलमंडल देखते हैं। तो जो इसका मिला हुआ भाग है, जहां पर ये तीनों मिलते हैं, उसको जैवमंडल बोलते हैं, जहां पर सारे जीव जंतु वगैरह क्या है, निवासरत रहते हैं। तो देखो, एक पार्ट है वायुमंडल, एक है जलमंडल और एक है स्थलमंडल। आज हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल की संरचना में हम ये देखेंगे कि वायुमंडल को कितने स्ट्रक्चर में बांटा गया है, वायुमंडल में कौन सी गतिविधियां कहां पर संचालित होती है। इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले नाइट्रोजन जो गैसेस हैं उन गैसेस के बारे में देखते हैं। देखो, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा प्रतिशत है और सबसे ज्यादा दबाव भी इसी गैस का वायुमंडल में होता है। तो देखो, 78.08% भाग जो है वो वायुमंडल में नाइट्रोजन का है। इसको अगर हम 8 ना लिखते हुए डायरेक्ट 78% लिख देते हैं तो उसका जो एक्चुअल प्रतिशत है वो 78.08% है। तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% पाई जाती है। अगर ये ऑप्शन नहीं हो और सिर्फ 78% ऑप्शन हो तो आपका आंसर ये भी सही होगा। ठीक है। दूसरा भाग है, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन गैस से क्वेश्चन ऐसा आता है कि जीवन के लिए सबसे उपयोगी गैस कौन सी है, तो वो ऑक्सीजन गैस है। अभी हाल ही में आपने कोरोना काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन की डिमांड के कारण ऐसी स्थिति बनी कि सबको इसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 20.93 है। ठीक है। और इसको राउंड फिगर में हम 21% बोलते हैं, याद रखिएगा। 20.93% भाग वायुमंडल में ऑक्सीजन का है, जो कि जीवन के उपयोगी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। और 20.93% भाग इसका वायुमंडल में पाया जाता है। और अगर हम इसको राउंड फिगर में लें तो ऑप्शन आपका 21% रहेगा। तो आप 21% लगा सकते हैं अगर 20.93 नहीं हो तो दूसरा पार्ट ये याद रखना। फिर तीसरा पार्ट आता है आर्गन। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, आर्गन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना पाया जाता है। तो 20.93 में से आप देखो 0.93 है, इस 0.93 को आप यहां ले आइए। 0.93 भाग जो है वो आर्गन का है, वो है वायुमंडल में। तो आर्गन का प्रतिशत कितना है, 0.93। ये अक्रिय गैस है, याद रखिएगा। और आर्गन जो है 0.93% भाग है। और आखिरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। और यह एक भारी गैस कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और जीवन के लिए हानिकारक भी है। तो CO2 जो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। और इस गैस को भारी गैस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ये आता है कि भारी गैस वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, तो कंफ्यूज हम ये हो जाता है कि ये किसके बारे में पूछ रहा है। तो CO2 जो है वो भारी गैस है और उसकी प्रतिशत मात्रा जो है 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये गैसेस से संबंधित कभी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, बहुत इजी है, आप लोगों ने सबने पढ़ा भी है। हम लोग छठी क्लास में ये सब चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं। वहां पर जब हमारा विज्ञान शुरू होता है तो उसमें चीजें बताई जाती है। क्वेश्चन कहां से आते हैं,
देखो वायुमंडल की संरचना जो है, इस वायुमंडल को 5 पार्ट में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं और वो 5 पार्ट कहलाते हैं। देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि जो वायुमंडल है जो हमारे पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है उसको हम 5 पार्ट में देखते हैं और उसके 5 पार्ट ये है। पहला पार्ट है शोभमंडल, दूसरा पार्ट है समताप मंडल, तीसरा पार्ट है मध्य मंडल, चौथा पार्ट है आयन मंडल और पांचवा पार्ट है बाह्य मंडल। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये याद रखिएगा कि इसका क्रम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन यही आ जाता है कि इसका सही क्रम क्या है। तो सही क्रम से आप याद रखिएगा, सबसे पहले मैंने इसको नीचे से ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर जब ये जाता है तो इस प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है। तो पृथ्वी के ऊपर बाह्य आवरण में सबसे पहला पार्ट जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है, जिसे हम शोभमंडल और इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तीसरा है मध्य मंडल जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है और चौथा है आयन मंडल जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं और आखिरी है बाह्य मंडल जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो इसका क्रम याद रखना सबसे पहले। अब यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब चीजें समझ में तो आ रही है जो को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा पृथ्वी के सबसे निचले भाग पर, मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक पार्ट पर जो भाग है वो शोभमंडल कहलाता है। इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। कभी कभी वो शोभमंडल ना पूछते हुए ट्रोपोस्फीयर लिख देता है, और वो हिंदी में भी ट्रोपोस्फीयर लिख देता है और इंग्लिश में भी ट्रोपोस्फीयर लिख देता है। हम कंफ्यूज ये हो जाता है कि ट्रोपोस्फीयर किसको कहा जाता है। तो शोभमंडल जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला जो भाग है उसे शोभमंडल कहा जाता है। और उस शोभमंडल में क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि शोभमंडल जो है 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है पृथ्वी के सबसे नजदीक, उसको कहा जाता है शोभमंडल। तो देखो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है वो 16 से 18 किलोमीटर है। कहीं पर किसी किताबों में इसे 8 से 18 बता रखा है और कहीं पर 8 से 16 किलोमीटर बता रखा है। तो कंफ्यूज आप ना हो कि दो दो आंकड़े कैसे हैं। अब कई किताबों में अलग अलग अपने तरीके से वो निकालते हैं। तो 8 से 16 किलोमीटर का जो एरिया है पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला पार्ट, उसमें शोभमंडल पाया जाता है। और शोभमंडल में इसकी ऊंचाई जो है 8 से 16 किलोमीटर तक। तो ध्रुव पर इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर है ध्रुवों पर, और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर तक की पड़ती है। तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि शोभमंडल जो है उसकी ऊंचाई कहां से कहां तक है। तो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक है। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम होती है, जबकि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। तो शोभमंडल से एक क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा ये याद रखिएगा कि ये वायुमंडल का सबसे निचली परत है, ठीक है। वायुमंडल है जैसे वायुमंडल की सबसे निचली परत है, एक ये याद रखिएगा। दूसरा ये याद रखिएगा कि हम जितने भी मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां देखते हैं वो सारी की सारी मौसम संबंधी गतिविधियां इसी मंडल में संचालित होती है। कहने का मतलब यहां पर यह है, आपने मौसम संबंधी गतिविधियों में देखा होगा कि धूल छा रही है, कोहरा छा रहा है, धुंध छा रही है, बादल हो रहे हैं, ये सबकी सब चीजें जो है ये शोभमंडल में ही होती है। अर्थात जो पृथ्वी का मतलब वायुमंडल का सबसे निचली परत और पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल जो है, उसी मंडल में हम लोग जितनी भी चीजें देखते हैं वो सब इसी में होती है। तो शोभमंडल से यहां से क्वेश्चन ये आता है कि इस मौसम संबंधी गतिविधियां किस मंडल में संचालित होती है, ठीक है। तो मौसम संबंधी गतिविधियां वो शोभमंडल में, या हम उसको कहेंगे ट्रोपोस्फीयर में ही सब क्या है संचालित होती है। एक तो क्वेश्चन यहां से ये आता है मौसम संबंधी गतिविधियां किस मंडल में संचालित होती है। तो मौसम संबंधी गतिविधियां ट्रोपोस्फीयर में संचालित होती है। फिर एक चीज वो यहां से याद रखना कि प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है, ये याद रखें। प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्वेश्चन यहां से यह आता है कि किस मंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर ऊंचाई पर जाने पर उसका तापमान घट जाता है, तो वो भी शोभमंडल में होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है।
1 सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर। तो ये भी क्षोभ मंडल की एक घटना है। दूसरा याद रखना कि क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो गर्मियों में बढ़ जाती है जबकि ठंड में उसकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो देखो ये वायुमंडल है, ऐसा तो है नहीं कोई लकड़ी कोई सा ऐसा वो है कि उसकी ऊंचाई बढ़ना घटना। ये वायुमंडल में गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई जो है बढ़ जाती है जबकि ठंड के दिनों में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है। ये एक फैक्ट इसमें याद रखना। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर जो है उसकी 2-3 फैक्ट जो है उस चीजों को आप याद रखिएगा। पहली चीज इसमें यार मौसम संबंधी सारी गतिविधियां इसी में संचालित होती है। दूसरा 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है या घट जाता है। तीसरा ये याद रखना कि गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि ठंड के दिनों में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं जिसमें धूल है, कोहरा है, एक तरीके से बादल है, वो सारी की सारी चीजें क्षोभ मंडल में होती है। तो ये याद रखिएगा और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 8 से 16 किलोमीटर या 8 से 18 किलोमीटर, दोनों ऑप्शन में बता रहा हूं आपको। फिर अगला आता है समताप मंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? 3-4 फैक्ट हम लोग इसमें देखेंगे हर उसमें मतलब जितने भी मंडल इसमें डिवाइड कर रखे और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगला इसमें है समताप मंडल। समताप मंडल को बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन यहां से आता है कि पृथ्वी के दूसरी सबसे नजदीक जो मंडल है वो कौन सा है? तो समताप मंडल है। एक और इसको याद रखने का तरीका भी देख लो थोड़ा सा, कुछ नहीं इजी है वैसे। जैसे क्षोभ मंडल है तो क्षोभ मंडल के पहले आप जाइए मध्य मंडल में। मध्य मंडल में जाओगे तो 2 ऊपर है और 2 नीचे है। क्षोभ मंडल सॉरी मध्य मंडल जो है, मध्य मंडल के पहले क्या क्या पड़ता है? तो क्षोभ मंडल पड़ता है और समताप मंडल पड़ता है। ये इसलिए कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके ऊपर कौन सी परत आती है। फिर हम मध्य मंडल के ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल है और बाह्य मंडल है। तो इस प्रकार से आप मध्य मंडल से इसको 2-2 पार्ट में बांट के इसको याद कर सकते हो। फिर अगला है समताप मंडल। अब समताप मंडल याद रखिएगा, हमने कहां तक की दूरी देख ली? क्षोभ मंडल की दूरी है 8 से 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की जो परत है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। दूसरा यहां से याद रखिएगा कि जो समताप मंडल है 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की जो परत है उसे समताप मंडल कहा जाता है। ठीक है। दूसरी परत जो है वो कहलाती है समताप। और समताप का मतलब है यहाँ पर तापमान क्या होता है? स्थिर होता है। मतलब ना तो यहाँ तापमान घटता है और ना ही बढ़ता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस मंडल में तापमान स्थिर रहता है? तो समताप मंडल में तापमान जो है वो स्थिर रहता है। तो यहां से फैक्ट याद रखिएगा, समताप मंडल में जो है उसकी ऊंचाई है 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। तो सबसे पहली बात तो यह याद रखना, तापमान स्थिर रहता है, एक तो ये याद रखना। और तापमान स्थिर रहता है इसलिए मौसम संबंधी कोई गतिविधियां यहाँ पर संचालित नहीं होती है। और जब मौसम संबंधी कोई गतिविधियां संचालित नहीं होती है इसलिए वायुयान के लिए यह जो मंडल है, वायुयान उड़ाने के लिए यह मंडल आदर्श माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन यहां से आता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं या वायुयान का संचालन किस मंडल में होता है? तो वो होता है समताप मंडल में। और वहां पर क्यों होता है कि मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं वो क्षोभ मंडल में ही संचालित हो जाती है। समताप मंडल में तापमान जो है वो स्थिर रहता है, इस कारण वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल होता है या एक आदर्श स्थिति होती है वहां पर, इसलिए जो वायुयान है वो आसानी से उड़ाए जा सकते हैं, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो दूसरा याद रखिएगा समताप मंडल। और समताप मंडल से क्वेश्चन ये आता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो जितने भी हम वायुयान देखते हैं, अगर आपने देखा होगा, जितने भी जो वो सब के सब इसमें उड़ते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो सबसे नीचे है, लेकिन वो 16 किलोमीटर के तो ऊपर ही रहते हैं। ठीक है। 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो समताप मंडल कहलाता है और उसी में वायुयान का संचालन होता है। दूसरा एक चीज इसमें याद रखना, यहां पर पाई जाती है O3। क्या होती है O3? हेलो सर, ओजोन परत। ठीक है। अब याद रखना ये ओजोन परत जो है वो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। और ये ओजोन परत एक ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है। और ओजोन परत जो है या ओजोन गैस जो है
यह इस समताप मंडल की एक परत है जो कि इसकी खुद खासियत विशेषता यह है कि सूर्य की किरणों में आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उसको ये क्या कर लेती है, रोक लेती है, क्योंकि ये जो किरणें हैं ये मानवीय गतिविधियों के लिए, मानव के लिए क्या है, हानिकारक है। तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है, उस परत पर वहीं पर रोक लेती है। 1985 में ऑस्ट्रेलिया के निकट ऑस्ट्रेलिया के निकट इस ओजोन परत में छेद देखा गया था, और वो छेद किसके कारण हुआ था, वो हुआ था CFC के कारण। CFC का फुल फॉर्म क्या है? हेलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस, क्वेश्चन यहां से आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गुड, वेरी गुड। CFC के कारण 1985 में ऑस्ट्रेलिया के निकट वहां पर उसके समताप मंडल में पहली बार ओजोन परत में छिद्र देखा गया था कि अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है, जमीन पर प्रवेश कर रही है। उस छिद्र के कारण, और उसका कारण बताया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। पूछा जाता है ओजोन परत में मतलब मुख्य रूप से हानिकारक गैस कौन सी है, तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ओजोन लेयर कहां पर पाई, ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है, तो ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में। एक फैक्ट यहां से याद रखना। ओजोन लेयर की विशेषता क्या है, तो ओजोन लेयर की विशेषता है कि यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है, रोक लेता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ओजोन दिवस गया है। किस दिन गया है? प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है, कौन बताएगा? 16 अभी गया, पिछले महीने गया, 16 सितंबर को मनाया जाता है। गलत है, 16 जून। ठीक है, याद रखिएगा, 16 जून को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 जून। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने यही बोला कि अभी गया है, तो 16 जून को। तो ओजोन दिवस जो कब मनाया जाता है, 16 जून को। क्वेश्चन ये भी आ जाता है। तो यहां से याद रखना, ओजोन लेयर जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। कौन नुकसान पहुंचाता है, तो CFC नुकसान पहुंचाता है। एक चीज ये याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि आपने गर्मी के दिनों में जो बादल देखे होंगे, गर्मी के दिनों में जो बादल देते हैं उसे बोलते हैं मुक्ताभ बादल, अर्थात वो एक तरीके से मोती की तरह दिखाई देते हैं, छोटे छोटे सफेद मोती की तरह। तो वो वाला जो बादल है वो इसी समताप मंडल में ही एक तरीके से इनकी जो वो रहते हैं, समताप मंडल में ही वो दिखाई देते हैं, और ये पानी वाले बादल नहीं होते, क्योंकि मौसम संबंधी मैंने बताया आपको कि वो शोक मंडल में ही हो जाता है। तो दो तीन चीजें यहां से समताप मंडल से याद रखना। क्वेश्चन समताप मंडल और शोक मंडल से ज्यादा आते हैं। तो समताप मंडल की ऊंचाई याद रखिएगा, सबसे पहले 16 किलोमीटर से ले 50 किलोमीटर तक। वायुयान की गतिविधियां इसी में संचालित होती है, क्योंकि यहाँ पे तापमान स्थिर रहता है। फिर तीसरा याद रखिएगा, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर की विशेषता है कि वो अल्ट्रावायलेट किरणें जो है सूर्य से आने वाली उसको रोक लेती है। और अगला पॉइंट ये याद रखिएगा कि सूर्य की किरणों को नुकसान पहुंचाने वाला, तो ओजोन की परत को लेयर को नुकसान पहुंचाने वाला गैस कौन सी है, तो CFC है। सबसे पहले इस CFC के कारण ओजोन परत में सबसे पहले छेद कहां देखा गया, तो 1985 में ऑस्ट्रेलिया के निकट देखा गया था। ये याद रखना। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जून को मनाया जाता है। इतने सारे फैक्ट जो है इसमें समताप मंडल में है। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला है आपका मध्य मंडल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। 16 सितंबर को ही बता रहा है, क्या है, 16 सितंबर है क्या? ओजोन दिवस 16 लेना एक बार, है ना। अगर 16 जून गलत है तो देखना 16 सितंबर, है ना। ठीक है, यही कह रहा हूं। सॉरी अगर गलत हो गया हो 16 जून, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये कहना चाह रहे हो ना आप। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे मेसोस्फीयर या मध्यमंडल कहा जाता है। अर्थात मध्यमंडल इसको इसलिए कहते हैं कि हम वायुमंडल की संरचना को हम 5 पार्ट में बांटते हैं। तो दो ऊपर और दो नीचे जो इसकी परत है उसके बीच में मध्यमंडल आता है। इसको इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहा जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, मध्यमंडल में तापमान घटते घटते इतना हो जाता है कि -100 डिग्री सेल्सियस तक भी चले जाता है। याद रखिएगा, एक ही चीज यहां से आती है कि तापमान इतना घटता है कि यहाँ पर तापमान घटते घटते -100 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, चले जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे ज्यादा तापमान किस मंडल में घटता है, तो वो घटता है मध्यमंडल में। और मध्यमंडल में तापमान इतना घटता जाता है कि -100 डिग्री सेल्सियस तक भी इसमें तापमान आ जाता है। तो -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान
जो आता है वो मध्यमंडल में आता है, और यहाँ से जो फैक्ट आता है दूसरा ये है कि इसकी जो ऊंचाई है, ये मतलब इसकी जो परत है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की होती है। तो ये दो फैक्ट इसमें याद रखना, मध्यमंडल में 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। फिर अगली जो इसमें मंडल है उसे आयन मंडल के नाम से जानते हैं, और आयन मंडल जो है वो इंग्लिश में उसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। तो देखो हमने अभी 80 तक देखा, 80 के ऊपर अगर हम देखें तो 80 किलोमीटर से लेकर 690 किलोमीटर तक का जो एरिया है, कहीं पे 664 भी लिखा होगा, याद रखिएगा, 690 तक का जो परत है उसे हम आयन मंडल कहते हैं, और आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं। हो सकता है आयनोस्फीयर के नाम से आ जाए। तो 80 किलोमीटर से लेकर 690 किलोमीटर तक की जो परत है उस परत को आयनोस्फीयर कहा जाता है। और आयनोस्फीयर जो है इसमें याद रखना कि जितने भी आपने रेडियो एक्टिव किरणों का जो परावर्तन है सैटेलाइट द्वारा, मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि का जो सैटेलाइट जितने भी छोड़े जाते हैं, याद रखिएगा, सैटेलाइट जो पृथ्वी से जितने भी छोड़े जाते हैं, जिससे टीवी चलती है, जिससे मोबाइल संचालित चलते हैं, या यूं कह सकते हैं हम किरणों का परावर्तन होता है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव किरणें जो है या किरणों का जो परावर्तन होता है वो इसी मंडल में होता है, आयन मंडल। तो किरणों जितने भी हम उपग्रह यहाँ से पृथ्वी से छोड़ते हैं, जो कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उससे संचालित होती है, तो आप देखोगा टीवी, मोबाइल, इनके लिए जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो इसी आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सैटेलाइट किस मंडल में छोड़े जाते हैं, तो सैटेलाइट जो है वो आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 80 किलोमीटर से लेकर 690 किलोमीटर तक की जो परत है उसे हम लोग कहते हैं आयन मंडल। और आयन मंडल में जितने भी जो सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट से सभी के सभी आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा, जिससे हमारी टीवी का भी संचालन होता है, मोबाइल का भी संचालन होता है, और जितनी भी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो आयन मंडल में संचालित होती है। तो याद रखिएगा, वायुयान उड़ता है समताप मंडल में क्योंकि वो एक आदर्श स्थिति है, जबकि सैटेलाइट छोड़े जाते हैं आयन मंडल में क्योंकि यहाँ पर किरणों का जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो इसी मंडल में होता है। इसलिए प्रकाश का परावर्तन ऐसा होता है कि किरणें जाती हैं और फिर से लौटकर वापस पृथ्वी की ओर आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वो चीजें वो यहाँ पर होती है आयन मंडल में। तो आयन मंडल के बाद आखिरी जो इसकी लेयर है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल याद रखिएगा, 690 के बाद की जितनी भी ऊंचाई है, 690 किलोमीटर के बाद जितनी भी ऊंचाई है अंतरिक्ष तक, हम उसे ऐसा कह सकते हैं, वो सब का सब कहलाता है बाह्य मंडल। ठीक है, इस बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर बोला जाता है। और इस बाह्य मंडल में एक तरीके से अंतरिक्ष की स्थिति आती है। और बाह्य मंडल जो है, उस बाह्य मंडल में जितने भी भारी गैसेस है वो नियोन है, हीलियम है, ठीक है, और ऑर्गन है, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सब जितनी भी आपने आवर्त सारणी देखी होगी, तो आवर्त सारणी में जो गैसेस दी गई है उन गैसों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा बाह्य मंडल में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, नियोन, हीलियम, ऑर्गन और H2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये जितनी भी गैसेस है, आवर्त सारणी का आपने लास्ट पार्ट देखा होगा, उसमें नियोन से लेकर जो हीलियम तक की जो चीजें दी गई है वो सारी की सारी गैसेस जो है इस बाह्य मंडल में पाई जाती है। तो ये हमारा था आज की वायुमंडल की संरचना से संबंधित टॉपिक था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और इसीलिए इस चैप्टर को मैंने ज्योग्राफी के रूप में इस टॉपिक को पहले लिया। और भी इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हम उस पर कंटिन्यू क्लास हमारी रहेगी। तो निश्चित रूप से आपको जो मैंने फैक्ट बताया है वो इस दिन बचे हुए हैं, तब तक आप अपने टॉपिक कंप्लीट करते रहिए। करंट अफेयर्स भी हम लोग देखते रहेंगे। तो हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।